नमस्कार दोस्तों, लकी एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब ने कल पढ़ा था कि व्याकरण में हम सबसे पहले संधियाँ स्टार्ट करने वाले हैं। तो संधियों से पहले हमने कि संधियों में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमने आपको कल बताई दी थी, जैसे कि माहेश्वर सूत्र, और उसके बाद में हमने वर्णमाला, और वर्णमाला के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है संधि, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है बोर्ड में। 4 नंबर की संधियाँ आती हैं, तो ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। तो संधि प्रकरण संस्कृत में देखिए, इस संधि शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई और किन किन शब्दों को जोड़ करके हुई। तो देखिए व्युत्पत्ति के बारे में, यानी कि इसकी उत्पत्ति कौन कौन से शब्दों को मिला करके हुई। सम उपसर्ग पूर्वक डुधाएं, ये डुधाएं धातु का धा शेष रहता है। इस धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो देखिए सम प्लस डुधाएं का धा और की ई हो जाती है, की का लोप होकर के ई बचता है शेष। तो इस प्रकार से हमारा संधि शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ होता है जोड़ना, जॉइनिंग, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को या पदों को जोड़ना ही संधि कहलाता है। किसी भी चीज़ को जोड़ना संधि कहलाता है। कहते हैं ना कि 2 देशों के बीच में आपस में संधि हो गई, यानी कि 2 देश आपस में मिल गए, उनमें एकता हो गई, तो वही संधि कहलाती है। तो देखिए संधि की संस्कृत में महर्षि पाणिनि के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान करना, वर्णों का आपस में जोड़ना ही संधि कहलाता है। तो इसकी हम हिंदी में परिभाषा देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, जैसे कि हमने एक विद्यालय शब्द लिया, मान के चलो इसमें विद्या प्लस आलय, ये 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या आया, देखिए जैसे इसका परिवर्तन आया, ये शब्द बन गया विद्यालय, ये एक नया शब्द बन करके उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। तो देखिए एक बार शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब देखिए संधि में 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। किस किस प्रकार से? 3 प्रकार से परिवर्तन होगा कि दोनों वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं, और जब उन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ते हैं तो दोनों ही पद अलग अलग हो जाते हैं। जैसे बाघ प्लस हरी, तो देखिए यहाँ का के स्थान पर गा आया और हा के स्थान पर घा आया, तो यहाँ दोनों ही पदों में परिवर्तन हो रहा है। इसके पश्चात देखिए दूसरे में केवल एक वर्ण के स्थान पर, ये अयादि और यण संधि में ही होता है अधिकतर, कि प्रति प्लस एक, इसमें प्रति के ई के स्थान पर या आ जाता है और एक का ए जो का त्यों रहता है, तो एक ही पद में परिवर्तन होता है। ये यण और अयादि संधि में देखने को मिलता है। तीसरा परिवर्तन देखने को मिलता है ना तो प्रथम पद में और ना ही द्वितीय वर्ण में, द्वितीय वर्ण के स्थान पर, बल्कि इन दोनों को मिला करके कोई नया शब्द बनता है। जैसे कि नर प्लस इंद्र, विद्या प्लस आलय, तो इसका नर का आ, नर में से आ और इसका आ, ये दोनों जुड़ करके ए बना देते हैं। इस प्रकार से ये नया शब्द जुड़ता है। और अब हमारा अगला टॉपिक है संधियों के भेद, स्वर संधि के भेद। संधि के भेद में ये संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्वर, दूसरी है व्यंजन और तीसरी है विसर्ग। तो स्वर संधि के हमारे कोर्स में 8 भेद दिए गए हैं, जिसमें से यण और अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, पररूप, पूर्वरूप और प्रकृति भाव संधि। तो देखिए अभी आपको बताया था कि संधियों में 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। तो वो 3 प्रकार से जो परिवर्तन होता है, तो हमने पढ़ा था कि केवल एक ही वर्ण के स्थान पर परिवर्तन, केवल एक ही वर्ण के स्थान पर परिवर्तन यण और अयादि, इन 2 संधियों में होता है एक ही वर्ण के स्थान पर परिवर्तन। अगली है दीर्घ, गुण, वृद्धि, पररूप और पूर्वरूप। ये जो संधियाँ होती हैं पांचों की पांचों, इन संधियों में ना तो प्रथम पद के स्थान पर ना ही द्वितीय पद के स्थान पर, अथवा इन दोनों का ही मिला करके एक नया रूप बनता है। वो अगला जो नया परिवर्तन होता है वो इन 5 संधियों में होता है। और प्रकृति भाव संधि होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अगली है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमारे कोर्स में जो 10th बोर्ड में आता है, इसमें से 1 नंबर 2 नंबर की संधि आ जाती हैं और 2 ही नंबर की कम से कम इस व्यंजन संधि में से आती हैं और 1 नंबर की संधि हमारी विसर्ग संधि में से आती है। तो देखिए व्यंजन संधि में जो सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संधि है जो हर साल अधिकतर आती है वो हमारी जसत्व संधि है। इसमें 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं, यानी कि पहले वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण और तृतीय वर्ण के स्थान पर चतुर्थ वर्ण और एक और नया सूत्र लगता है। तो उस प्रकार से इसमें परिवर्तन अलग अलग तरीके से होते हैं, वो बहुत अच्छे से करवा दिए जाएंगे। जशत्व संधि, इसके बाद हमारे कोर्स में है अनुनासिक संधि, फिर है परसवर्ण संधि, अनुस्वार संधि। ये 4 संधियाँ तो ये हैं कि इनमें से आपके लिए एक ना एक एग्जाम्पल 100% आता है। लेकिन ये ष्टुत्व संधि, सचुत्व और चरत्व संधि, ये संधियाँ भले ही हमारे लिए एग्जाम्पल के लिए नहीं आती, लेकिन ये दोनों संधियाँ तो ये जो हमारी विसर्ग संधि है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और जो भी हम चैप्टर पढ़ते हैं उसमें भी काम आती हैं और इन संधियों में भी काम में आती हैं। क्योंकि देखिए ष्टुत्व संधि में कि कौन से ये जो जिस प्रकार से आप पढ़ते हो उच्चारण स्थान, उन उच्चारण स्थान में आप पढ़ते हो कि कौन सा शब्द मूर्धन्य है, कौन सा वर्ण तालव्य है, कौन सा वर्ण दंत्य है, तो उन्हीं के समान ही इनमें परिवर्तन होता है। तो ये मूर्धन्य वर्ण आते हैं, इसमें दोनों ही मूर्धन्य वर्ण आते हैं, इसमें तालव्य वर्ण आते हैं और ये हमारी चरत्व संधि, ये भी हमारे लिए हमारे कोर्स में ऐड है। अगली है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में उत विसर्ग, इसमें विसर्ग का उ हो जाता है, रुत विसर्ग में विसर्ग का रु हो जाता है, सत्व विसर्ग में विसर्ग का सा हो जाता है और लोप विसर्ग में विसर्ग का लोप हो जाता है और दोनों पदों को मिला करके लिख दिया जाता है। इस प्रकार से ये आपके संधियों के भेद हो जाते हैं। तो हमारा अब सबसे पहले टॉपिक चलेगा स्वर संधि। तो देखिए दीर्घ संधि में सबसे पहली संधियों के भेद में स्वर संधि पहली, उसके बाद में स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में हमने आपको बताया था कि हमें सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो सूत्रों की आवश्यकता में हमें दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो है अकः सवर्णे दीर्घः। तो हमें सूत्र की परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए। पहले तो ये सूत्र याद हो जाना चाहिए, फिर इसकी हमें पूरी तरीके से पता होनी चाहिए कि अक क्या है, सवर्णी क्या है और दीर्घ संधि का तो है ही है। अधिकतर संधियों के जो सूत्र होंगे उनमें संधि का नाम दिया हुआ होगा। तो देखिए अकः माने होता है अक प्रत्याहार के वर्ण। कल आपको बताए थे मैंने प्रत्याहार कराते समय कि अक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार, उक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए उसका दोबारा से पीछे पहुंच जाइए। तो अक प्रत्याहार में देखिए आ, ई, उ, री और लिरी ये वर्ण आते हैं। तो सवर्णे समान वर्ण आए, अर्थात अक प्रत्याहार के वर्णों के पश्चात सवर्ण उसी के समान वर्ण आए तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। तो देखिए ये दीर्घ संधि की ये परिभाषा है वो हमने नीचे लिखी है कि जब पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद का अंत और उत्तर पद का अंत, तो देखिए जब संधि जो विच्छेद करते हैं हम तो ये तो हमारा पूर्व पद होता है और इधर का हमारा होता है उत्तर पद। हमेशा ध्यान रखना पूर्व पद का तो अंतिम वर्ण काम में आता है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण काम में आता है। इन दोनों के स्थान पर ही परिवर्तन होता है। तो देखिए इस दीर्घ संधि में दोनों ही वर्णों को मिलाकर के परिवर्तन होता है कि जब पूर्व पद के अंत में अक प्रत्याहार के वर्ण आ, ई, उ, री और लरी, इनमें दीर्घ भी हो सकते हैं इनके और इनके ह्रस्व भी हो सकते हैं आए तो उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी उसी के समान वर्ण ए अथवा आ जैसा कि इसमें है। तो ये वाले वर्ण आए तो उन वर्णों के स्थान पर उसी के समान सवर्ण आ रहा है तो उसी के समान, ए के समान बड़ा, छोटी ई के समान बड़ी दीर्घ ई और ऊ की बड़ा ऊ और री का बड़ा री। लिरी कल बता ही दिया था कभी भी दीर्घ अवस्था में नहीं होता है। तो इस प्रकार से उसी के समान वर्ण दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। ए का ये दीर्घ आ, ई का ये दीर्घ ई, ऊ की
ये दीर्घ ई और री की दीर्घ री हो जाती है। तो देखिए हम सबसे पहले छोटे छोटे से उदाहरण देख लेते हैं कि ए अथवा आ कोई सा भी आ सकता है और प्लस में भी इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन है तो समान ही, सवर्ण है, उसी जाति का है, अलग नहीं है। अगर ये ए प्लस ई हो जाता तो ये समान वर्ण नहीं होंगे, ये दोनों असमान वर्ण हो जाते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर क्या बनता है? ए। तो ये ना हो करके हमारी इस संधि में समान वर्ण होते हैं ए अथवा आ, ये समान वर्ण हैं, एक ही जाति के हैं, तो इनके स्थान पर आ हो जाता है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं दैत्य प्लस अरि संधि विच्छेद में। तो दैत्य के या में आ छुपा हुआ है और ये आ हमारा हो ही गया। तो देखिए इसमें से हमारा निकलेगा ए प्लस ए और इसका हो गया दीर्घ आ। तो जब हम इन दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो ये बनेगा दैत्यारी। अगला है ई अथवा ई, छोटी ही ओ चाहे बड़ी ओ, है समान ही, इसके प्लस में भी वही समान ई है, तो इन दोनों का मिलकर के बड़ी ई हो गया। तो देखिए श्रीस, श्री प्लस ईस, इन दोनों में से क्या निकल रहा है? बड़ी ई। श्री में बड़ी ई है और ये इसका उत्तर पद का प्रथम वर्ण है, ये भी क्या है? बड़ी ई है। तो इनके स्थान पर हमारी क्या हो गई? दीर्घ ई। अगला है उ अथवा उ प्लस उ अथवा उ, छोटा उ हो या बड़ा उ हो, इनके स्थान पर उसी के समान वर्ण बड़ा उ हो गया है। तो देखिए इसमें है विष्णु प्लस उदय। तो विष्णु में क्या निकल रहा है? छोटा उ, और उदय में क्या है? छोटा उ। तो इन दोनों का मिलकर के क्या हो गया? बड़ा उ। और ये हमारा शब्द बन गया विष्णु दय। री प्लस री बराबर बड़ी री। होत्री प्लस रिकार, होत्री में से री निकाली और रिकार का री, तो इन दोनों को मिलाकर के होत्रीकार बन गया। तो देखिए सीधी सी बात है कि दीर्घ संधि को समझने के लिए पद के बीच में या पद के मध्य में हमें बड़ी मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जहाँ पर बड़ा आ आए, बड़ी ई आए, बड़ा उ आए और बड़ी री आए, वहाँ दीर्घ संधि होती है। ये आपको आँख बंद करके भी ध्यान होना चाहिए कि दीर्घ संधि की पहचान वहीं होती है जहाँ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ा री शब्द आए। उन दोनों का सार्थक शब्दों का संधि विच्छेद किया जाता है। निरर्थक शब्दों का कभी भी संधि विच्छेद नहीं किया जाता। तो देखिए हमने इनके 4 कॉलम बनाए हैं। आ प्लस छोटा आ प्लस छोटा, ये चारों कॉलम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के आधार पर दीर्घ संधि का संधि विच्छेद किया जाता है। अगर आपने जैसे मान के चलो महात्मा शब्द है, महात्मा, तो इसमें क्या संधि विच्छेद हो रहा है? महा प्लस आत्मा, लेकिन आपने इसको लिख दिया मह प्लस आत्मा। कई बार होता है बच्चे कर देते हैं। तो देखिए मह शब्द जो होता है वो कभी होता ही नहीं है, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आत्मा का शब्द है, अर्थ है, इसीलिए महा प्लस आत्मा यानी महात्मा माने महान आत्मा। तो हमेशा सार्थक शब्दों का ही संधि विच्छेद करना चाहिए, निरर्थक शब्दों का संधि विच्छेद कभी नहीं होता है। तो इसके पश्चात हम इन 4 उदाहरणों के अलावा और आपको अन्य उदाहरण लिखा रहे हैं। उन सभी उदाहरणों को आप अच्छे से कर लेना। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको। संधियाँ देखिए, संधि प्रकरण में पहले हमें संधि की व्युत्पत्ति के बारे में पता होना चाहिए कि सम उपसर्ग पूर्वक दुधाएं धातु करने पर, दुधाएं धातु से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द निष्पन्न होता है। अर्थात सम प्लस धा प्लस की, इन 3 शब्दों से मिलकर के संधि शब्द बना, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। और संधि की परिभाषा जो होती है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो विकार अथवा परिवर्तन होता है अथवा नया शब्द बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। संधि के बाद में हमने देखा था कि संधि में 3 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? केवल एक पद के स्थान पर परिवर्तन, दोनों पदों के स्थान पर परिवर्तन, अथवा ना पहले और ना दूसरे, उन दोनों के अलावा ही कोई तीसरा नया परिवर्तन होता है।
इस प्रकार से हमने संधियों के 3 प्रकार से परिवर्तन पढ़े। अगला पढ़ा हमने संधि के भेद। संधि के भेद में भी हमने संधि के भेदों में पढ़ा कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हमने स्टार्ट की स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं कि स्वर संधि में 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो नया स्वर वर्ण बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ये हमारी स्वर संधि हो गई। जैसे विद्या प्लस आलय, स्वर संधि का जो उदाहरण है वो हो गया विद्या प्लस आलय। तो ये हमारा बना क्या, विद्यालय। इसके पश्चात स्वर संधि के भेदों में हमने भेद पढ़े थे 8, जिसमें 2 थे यण और अयादि। वो तो केवल एक ही पद के अंतर में थे कि एक ही पद में केवल अंतर होता है। उसके बाद 5 भेद पढ़े थे दीर्घ, गुण, वृद्धि, पूर्व रूप और पर रूप। इनके दोनों ही पदों के स्थान पर परिवर्तन होता है। तो स्वर संधि का हमने पहला जो पहला रूप है उसे हम देखते हैं कि हमारी दीर्घ संधि से हम स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ संधि में आपको पता होना चाहिए कि दोनों पदों को मिला करके ही, ना तो पहले पद के स्थान पर ना द्वितीय पद के स्थान पर, अर्थात दोनों पदों को मिला करके जो नया शब्द बनता है वो दीर्घ संधि में ही बनता है। तो इसका हमने सबसे पहले सूत्र पढ़ा अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ में अक प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि उसी के समान कोई वर्ण आए तो उन वर्णों के स्थान पर उसी के समान उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। तो समान दीर्घ आदेश होगा, यानी कि सभी चीज़ समान समान होनी चाहिए दीर्घ संधि में, असमान वर्ण नहीं होने चाहिए। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि जहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और बड़ा री आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। ये संधि युक्त पद में आने चाहिए, वहीं दीर्घ संधि होगी। संधि विच्छेद में तो कभी छोटा भी आ जाता है और कभी बड़ा भी आ जाता है, लेकिन उन दोनों को मिला करके, लेकिन आने कैसे चाहिए, समान वर्ण आने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये इसके 4 उदाहरण पढ़े और अब अन्य उदाहरण आपके लिए लिखाए जा रहे हैं। सो इधर देखिए सर। हाँ, तो देखिए अब संधि के अन्य उदाहरण में देखिए हम सबसे पहले संधि विच्छेद, उसके बाद संधि युक्त पद और फिर उसका स्वर विश्लेषण करेंगे। कदा प्लस अत्र बराबर कदात्र। इसका स्वर विश्लेषण होगा कदा के दा में से आ और प्लस उसके बाद में है आ, तो आ प्लस ए बराबर आ। तुल्य प्लस आस्यम में भी तुल्य शब्द का भी अर्थ है और आस्यम का भी अर्थ है। अभी आपको बताया था कि प्रत्येक शब्द सार्थक होना चाहिए। जब तक सार्थक शब्द नहीं होगा तो संधि विच्छेद हमारा निरर्थक हो जाता है। तो तुल्य प्लस आस्यम, तो तुल्य में से आ छोटा आ और इसमें से दीर्घ आ निकाल करके ए प्लस आ बराबर बड़ा आ। ऐसे ही विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। इसमें से अर्थी को कई बच्चे आर्थी कर देते हैं, तो उसका कोई भी मीन्स नहीं होता है। इसलिए देखिए विद्या प्लस अर्थी माने होता है ग्रहण करने वाला, विद्या को ग्रहण करने वाला होता है विद्यार्थी। तो देखिए आ प्लस ए बराबर बड़ा आ बराबर विद्यार्थी। दया प्लस अर्णव, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है। दया प्लस अर्णव, दया में से आ और अर्णव का छोटा, तो आ प्लस ए बराबर बड़ा। महती प्लस इच्छा, महती इच्छा, तो देखिए ये अंतिम वर्ण और ये दोनों ही मिलकर के बड़ी ई हो गई, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी। सती प्लस ईस, सती में बड़ी ई और बड़ी ई, इसमें से इन दोनों में से निकल करके इनका भी दीर्घ ई आदेश हो जाता है। इस प्रकार से मंजूषा, मंजूषा शब्द आप पढ़ते हो कई बार कि मंजूषा में दिए हुए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये वही मंजूषा है। तो मंजू प्लस ऊषा, तो देखिए इसमें छोटा ऊ और इसमें छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। और अगला है हमारा सु प्लस उक्ति, सु माने सुंदर, उक्ति माने कहावत, तो इसको मिला करके छोटा ऊ बराबर प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तरूर्ध्वम, तरु माने वृक्ष होता है, ऊर्ध्वम माने ऊंचे की ऊपर की ओर, तो देखिए छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है। अब देखिए मातृणम, इसमें हम कैसे लगाते हैं री की बड़ी मात्रा को। री की बड़ी मात्रा को लगाने के लिए देखिए री की जो बड़ी मात्रा लगती है वो पहले तो ऐसे लग जाती है,
यदि रा लगाते हैं तो ता में रा इस प्रकार से लगेगा, और भी किसी भी शब्द में रा जोड़ते हैं तो ऐसे जुड़ेगा, लेकिन री जो जुड़ती है वो इस प्रकार से जुड़ती है। और यदि बड़ी री हो जाती है तो इसको हम डबल कर देते हैं। तो देखिए मातृ प्लस ऋणम बराबर मातृणम, ऐसे ही पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृणम, इसका स्वर विश्लेषण वही होगा सेम। री प्लस री बराबर बड़ी री, और इन दोनों का सेम ही स्वर विश्लेषण है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम गुण संधि पढ़ेंगे। सो थैंक यू बच्चों।